कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो भाषा के नियमों को लेकर किसी तानाशाह की तरह सख्त हो। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो व्याकरण के एक भी अशुद्धि, एक छोटी सी गलती भी बर्दाश्त न करता हो। जी बिल्कुल, एक कड़ा पहरेदार। राइट। लेकिन फिर सोचिए कि वही इंसान अचानक उसी शुद्ध भाषा का इस्तेमाल करके समाज के सबसे वर्जित, रहस्यमयी और प्रतिबंधित काले जादू या तंत्र विद्या के ग्रंथों को छापने लगे। ये तो बहुत ही अजीब विरोधाभास लगता है ना? ये बिल्कुल उलट बात लगती है। तो आज की इस गहन चर्चा में हम ठीक इसी विरोधाभास की गहराई में उतरने वाले हैं। हम ये डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि कैसे व्याकरण का सबसे बड़ा रक्षक अनजाने में ही आज के सबसे विद्रोही और आधुनिक विमर्शों की, मतलब जो मॉडर्न डिस्कोर्स है, उनकी नींव रख रहा था। देखिए, ये विरोधाभासी इतिहास को इतना रोचक बनाता है क्योंकि जब हम किसी भाषा के विकास को देखते हैं तो वो कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता। उसमें बहुत उतार चढ़ाव होते हैं। बिल्कुल, वो कई जटिलताओं, बहसों और टकरावों से होकर गुजरता है। और साहित्य सिर्फ कागज पर छपे हुए शब्द नहीं है, इसे समाज का एक सिस्मोग्राफ समझना चाहिए। सिस्मोग्राफ मतलब जो भूकंप नापता है? एकदम सही। समाज के भीतर चलने वाले हर छोटे बड़े वैचारिक भूकंप को ये साहित्य बहुत बारीकी से दर्ज करता है। और आज के इस विस्तृत विश्लेषण को दिशा देने के लिए हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो बिल्कुल उसी सिस्मोग्राफ की दो अलग अलग रीडिंग जैसी है। बहुत दिलचस्प। हमारे पास दो बहुत ही अलग युगों के दस्तावेज हैं। पहला है अप्रैल 1990 में प्रकाशित आजकल पत्रिका का एक ऐतिहासिक विशेषांक जी। और दूसरा स्रोत एकदम आधुनिक है। ये अपनी माटी नामक एक शोध पत्रिका का डिजिटल आर्काइव है जिसमें 2026 तक के बिल्कुल नवीनतम शोध पत्र शामिल हैं। इन दोनों स्रोतों को एक साथ रखकर देखना किसी टाइम मशीन में बैठने जैसा है। बिल्कुल, एक सिरा अतीत में है और दूसरा भविष्य में। हाँ, क्योंकि एक तरफ 20वीं सदी की शुरुआत का वो दौर है जहां भाषा अपने लिए एक कड़ा अनुशासन गढ़ रही थी, और दूसरी तरफ आज का वो खुला आसमान है जहां समाज का हर वो तबका अपनी आवाज दर्ज करा रहा है जिसे कभी हाशिए पर रखा गया था। तो आज का हमारा मिशन भी यही है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं कि कैसे हिंदी साहित्य और पत्रकारिता द्विवेदी युग के एक बेहद सख्त व्याकरणिक ढांचे से निकलकर आज के इन आधुनिक विमर्शों तक पहुंची। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें उस नींव के पत्थर तक जाना होगा जिसे हिंदी पत्रकारिता में संपादक शिरोमणि कहा जाता है। अच्छा, हम पंडित देवीदत्त शुक्ल की बात कर रहे हैं, राइट? बिल्कुल। आजकल पत्रिका के दस्तावेज बताते हैं कि 1887 में उत्तर प्रदेश के बैसवारा क्षेत्र के बक्सर गांव में उनका जन्म हुआ था। बक्सर गांव। हाँ, और 1921 से लेकर 1946 तक, मतलब पूरे 25 सालों तक उन्होंने उस समय की सबसे प्रभावशाली पत्रिका सरस्वती का संपादन किया। 25 साल एक ही पत्रिका के लिए देना बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब हम द्विवेदी युग या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के विजन की बात करते हैं तो अक्सर ये बात समझ नहीं आती कि जमीन पर असल में हो क्या रहा था। ये भ्रम अक्सर होता है। मतलब क्या वे लोग सिर्फ एक कमरे में बैठकर वर्तनी या स्पेलिंग सही कर रहे थे? ये अनुशासन आखिर था क्या? नहीं, बात सिर्फ स्पेलिंग सही करने की नहीं थी। देखिए, इसे ऐसे समझना चाहिए कि वो दौर हिंदी भाषा के मानकीकरण का दौर था। स्टैंडर्डाइजेशन जिसे कहते हैं। राइट। तब तक साहित्य में ब्रजभाषा का प्रभाव बहुत ज्यादा था और खड़ी बोली हिंदी अपने बिल्कुल शुरुआती चरण में थी। तो द्विवेदी योग का जो अनुशासन था वो दरअसल एक बिखरी हुई भाषा को एक व्यवस्थित रूप देने का प्रयास था। और मजे की बात यह है कि पंडित देवीदत्त शुक्ल के पास किसी विश्वविद्यालय की बहुत बड़ी औपचारिक डिग्री नहीं थी। अरे वाह, सच में? जी हाँ। फिर भी उन्होंने अपनी मेधा और मेहनत से उस मानक रूप को जमीन पर उतारा। उनकी इस भूमिका को देखकर एक तुलना मन में आती है। मैं सोच रही थी कि मान लीजिए किसी ने एक बहुत ही सुरक्षित और मजबूत ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया। एक टेक एनालॉजी। हाँ, तो शुक्ल जी उसी ऑपरेटिंग सिस्टम के आर्किटेक्ट थे। उन्होंने भाषा का एक ऐसा तकनीकी ढांचा बनाया जो इतना मजबूत था कि भविष्य में कोई भी भारी से भारी सॉफ्टवेयर या वैचारिक बहस उस पर बिना क्रैश हुए चल सके। यह एक बहुत ही सटीक उपमा है। एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम वही है जिसके नियम तो सख्त हों लेकिन वो हर तरह के काम को संभाल सके। बिल्कुल।
शुक्ल जी ने व्याकरण के परिष्कार पर जोर दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने लोकगीतों, पुरानी पांडुलिपियों और बैसवाड़ी जैसी क्षेत्रीय बोलियों के संरक्षण का भी भारी काम किया। मतलब वे सिर्फ ऊपर की इमारत नहीं बना रहे थे। एकदम सही। वे भाषा की जड़ों को भी सहेज रहे थे और उसके भविष्य को भी गढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ बात सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि उनका ये सफर किसी वातानुकूलित दफ्तर में बैठकर आराम से नहीं हुआ। ये एक भयंकर व्यक्तिगत त्रासदी के बीच हुआ। वो त्रासदी जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। हाँ, स्रोतों के अनुसार 1947 के आसपास मोतियाबिंद के कारण उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली गई थी। जरा सोचिए इस बात को। एक संपादक जिसके जीवन का हर एक पल पढ़ने लिखने और अशुद्धियां ढूंढने में बीतता हो, उसके लिए दृष्टिहीन हो जाना क्या मायने रखता है? ये तो किसी को भी मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ सकता था। बिल्कुल, ये एक ऐसा पल था जहां कोई भी इंसान हार मान लेता। लेकिन उन्होंने इसके बाद भी 14 वर्षों तक अपना काम जारी रखा। बिना आंखों की रोशनी के 14 साल। हाँ, एक ऐसी अदम्य जिजीविषा, मतलब एक ऐसी जीने की इच्छा जो उन्हें रुकने नहीं दे रही थी। दूसरों से सुनकर, डिक्टेशन देकर, केवल अपनी स्मृति और मानसिक दृढ़ता के बल पर साहित्य की सेवा करना कोई साधारण बात नहीं है। ये उनकी संकल्प शक्ति का बहुत बड़ा प्रमाण है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक सवाल मन में उठना लाजमी है। अगर कोई व्यक्ति भाषा की शुद्धता को लेकर इतना ज्यादा जुनूनी हो, व्याकरण का इतना कड़ा पहरेदार हो, तो क्या वो एक तरह का एलिटिस्ट या अभिजात्य वर्ग का व्यक्ति नहीं बन जाता? ये एक बहुत ही जायज संदेह है। अक्सर ऐसा होता है। हाँ, क्योंकि जब हम अनुशासन की बात करते हैं, तो क्या इसका मतलब ये था कि शुक्ल जी सत्ता या बड़े नेताओं की हर बात मान लेते थे? क्या वो बस हाँ में हाँ मिलाते थे? आजकल पत्रिका के पन्ने एक बिल्कुल अलग ही कहानी कहते हैं। शुक्ल जी किसी भी रूप में यस मैन नहीं थे। अच्छा। वे एक बेहद निडर और बेबाक संपादक थे। अगर उन्हें लगता था कि कोई बात भाषा के तार्किक ढांचे के खिलाफ है, तो वे सीधे भिड़ जाते थे, चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण तो स्रोतों में दर्ज है, भाषा के मुद्दे पर महात्मा गांधी के साथ उनका सीधा टकराव। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। अब इस घटना को निष्पक्ष रूप से समझना बहुत जरूरी है, बिना किसी राजनीतिक चश्मे के। हम जानते हैं कि उस दौर में गांधी जी पूरे देश में संवाद स्थापित करने के लिए हिंदुस्तानी भाषा का प्रस्ताव रख रहे थे। राइट। और हिंदुस्तानी मूल रूप से हिंदी और उर्दू का एक आसान मिश्रण थी। गांधी जी का नजरिया पूरी तरह से सामाजिक और राजनीतिक एकता का था। एकदम सही। गांधी जी ऐसे एक जोड़ने वाले पुल के रूप में देख रहे थे। लेकिन पंडित देवीदत्त शुक्ल का नजरिया एक भाषाविद का था। मतलब वो इसे एक अलग लेंस से देख रहे थे। हाँ, वह इसी राजनीति की नजर से नहीं, बल्कि भाषा के विज्ञान और उसके व्याकरणिक आर्किटेक्चर की नजर से देख रहे थे। उनका मानना था कि इस तरह का कृत्रिम मिश्रण हिंदी के मूल स्वरूप, उसकी ध्वन्यात्मकता, जिसे हम फोनेटिक्स कहते हैं, और उसके व्याकरण को अंदर से खोखला कर देगा। और उन्होंने अपने विरोध को बिल्कुल छिपाया नहीं। उन्होंने बेहद तीखे शब्दों में निडरता से लिखा था कि ये हिंदी को वर्ण संकरी भाषा बना डालना चाहते हैं। उस समय महात्मा गांधी जैसे विराट व्यक्तित्व के खिलाफ ऐसा बयान छापना कोई छोटी बात नहीं थी। बिल्कुल भी नहीं। ये साबित करता है कि शुक्ल जी के लिए भाषा की संरचनात्मक शुद्धता किसी भी राजनीतिक उद्देश्य से बड़ी थी। वे किसी भी कीमत पर उस ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड के साथ समझौता नहीं करना चाहते थे। लेकिन यहाँ एक और विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ तो वो व्याकरण और नियमों को लेकर इतने रूढ़िवादी थे कि गांधी जी से भी टकरा गए, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने समाज के कर्मकांडी पंडितों की नींद भी हराम कर दी थी। यही तो उनकी शख्सियत का सबसे दिलचस्प पहलू है। 1919 में उन्होंने बाल सखा नाम की एक बहुत ही मासूम सी बाल पत्रिका निकाली थी, लेकिन 1942 में उन्होंने चंडी नाम से एक पत्रिका का संपादन शुरू किया, जिसने सच में तहलका मचा दिया। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा लुभाती है वो ये है कि चंडी कोई साधारण साहित्यिक पत्रिका नहीं थी। जी। इसके जरिए शुक्ल जी ने तंत्र विद्या और वाम मार्ग के उन गुप्त ग्रंथों को छापना शुरू कर दिया, जिन्हें तब तक समाज में बहुत ही रहस्यमय माना जाता था। तंत्र विद्या को तो हमेशा से आम जनता की पहुंच से दूर रखा गया था ना, उसे कुछ खास लोगों तक ही सीमित माना जाता था। बिल्कुल। और शुक्ल जी ने ठीक इसी एकाधिकार पर प्रहार किया। उन्होंने तय किया कि ज्ञान, चाहे वो कितना भी विवादास्पद क्यों ना हो, उस पर किसी एक वर्ग का कब्जा नहीं हो सकता। ज्ञान सबके लिए होना चाहिए। राइट। उन्होंने उन तांत्रिक पांडुलिपियों को प्रिंटिंग प्रेस के जरिए आम जनता तक पहुंचा दिया।
इसके कारण उन्हें पोंगापंथी और रूढ़िवादी कर्मकांडियों का भारी विरोध भी झेलना पड़ा। ये एक अद्भुत बात है। मतलब भाषा की शुद्धता बचाने के लिए वे रूढ़िवादी बन जाते हैं, लेकिन ज्ञान के प्रसार के लिए वे सबसे बड़े क्रांतिकारी बन जाते हैं। हाँ, वो असल में ज्ञान के लोकतंत्रीकरण या डेमोक्रेटाइजेशन के पक्षधर थे। यही वो कड़ी है जो उन्हें आज के साहित्य से जोड़ती है। एकदम सही कह रही हैं आप। उन्होंने भाषा का वो मजबूत ढांचा केवल सजाकर रखने के लिए नहीं बनाया था, वो इसलिए बनाया गया था ताकि आने वाली पीढ़ियां बिना डरे हर उस विषय पर खुलकर बात कर सकें जिसे समाज में वर्जित माना जाता है। और यहीं से हम अपने आज के दूसरे स्रोत अपनी माटी पत्रिका के आर्काइव की तरफ मुड़ते हैं। जी, क्योंकि जब हम शुक्ल जी के समय के राष्ट्रीयता और आदर्शवाद से भरे साहित्य से निकलकर आज 2026 के डिजिटल शोध की दुनिया में आते हैं तो नज़ारा बिल्कुल बदला हुआ लगता है। ये बदलाव बहुत ही स्वाभाविक और जरूरी भी है। देखिए, शुरुआत में साहित्य का काम शायद एक आदर्श राष्ट्र या एक आदर्श नागरिक की छवि गढ़ना था। एक फाउंडेशन बनाना। राइट। लेकिन जब वो ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरह से स्थापित हो गया तो उस पर समाज के असली और कई बार बहुत ही कड़वे यथार्थ उभरने लगे। बिल्कुल। आज का साहित्य विमर्शों या डिस्कोर्स का साहित्य है। अगर हम इस अपनी माटी आर्काइव के दिसंबर 2021 से लेकर मार्च 2026 तक के शोध पत्रों की सूची देखें तो ये बात एकदम स्पष्ट हो जाती है। उसमें किस तरह के विषय हैं? अब बात महलों की या किसी महान नायक की नहीं हो रही है। अब बात समाज के हाशिए पर खड़े उन लोगों की हो रही है जिन्हें शायद इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया था। मार्जिनलाइज्ड आवाजें। हाँ, जैसे स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श और थर्ड जेंडर विमर्श। ये सब अब साहित्य के एकदम केंद्र में है। और ये सिर्फ सतही तौर पर नहीं हो रहा है। इन शोध पत्रों के विषय बताते हैं कि साहित्य अब समाज का कितना गहरा मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय विश्लेषण कर रहा है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इन शोध पत्रों में ऐसा क्या है जो पहले के साहित्य में नहीं था? इसे उदाहरण से समझते हैं। हाँ, जैसे एक शोध का विषय है बाल किन्नरों का मनोविज्ञान और उनकी समस्याएं। एक और शोध तीसरी ताली और पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा जैसे उपन्यासों में किन्नर समाज का अध्ययन करता है। अगर हम इन विषयों की गहराई में जाएं तो पता चलता है कि पहले किन्नर समाज को साहित्य या सिनेमा में अक्सर केवल एक कैरिकेचर, व्यंग या डराने वाले पात्र के रूप में ही पेश किया जाता था। हाँ, उनका मजाक उड़ाया जाता था। बिल्कुल। लेकिन आज साहित्य उनके अस्तित्व के संकट, उनके मनोविज्ञान और उनके रोजमर्रा के जीवन के संघर्ष को पूरी गंभीरता से दर्ज कर रहा है। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 जैसे साहित्य ने उन्हें उपहास के पात्र से निकालकर एक जटिल मानवीय संवेदना के रूप में स्थापित किया है। ये एक बहुत बड़ी छलांग है और इसी तरह कश्मीर पर भी कई शोध इस आर्काइव में मौजूद हैं, लेकिन उनका नजरिया भू राजनीतिक या जियोपॉलिटिकल नहीं है। तो उनका नजरिया कैसा है? एक शोध का विषय है कश्मीर केंद्रित उपन्यासों में आतंकवाद एवं स्त्री जीवन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जब भी संघर्ष वाले क्षेत्रों की बात होती है तो अक्सर चर्चा राज्य, सेना या आतंकवाद तक सीमित रह जाती है। हाँ, न्यूज हेडलाइंस तक। राइट। लेकिन इस साहित्य यह सवाल उठा रहा है कि उस भारी गोलीबारी और राजनीतिक बहसों के बीच एक आम औरत की जिंदगी का क्या होता है। बिल्कुल। उसकी खामोश त्रासदियों और उसके रोज के संघर्ष को ये शोध सामने ला रहा है। इसके अलावा ये आर्काइव जमीनी हकीकतों को भी बहुत गहराई से टटोल रहा है, जैसे मध्य भारत की प्राचीन शैल कला और आदिवासी कला परंपरा पर शोध हो रहा है। समकालीन किसान केंद्रित हिंदी उपन्यासों में सामाजिक स्वर का विश्लेषण किया जा रहा है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ये स्पष्ट होता है कि साहित्य अब केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहा। वो अब एक टूल बन गया है। एकदम। ये एक बहुत ही पैना सामाजिक उपकरण बन गया है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की दृष्टि से समाज का मूल्यांकन हो या आज के किसानों की भयानक आर्थिक और मानसिक चुनौतियां हों, साहित्य अब उन पर सिर्फ दया नहीं दिखाता। बिल्कुल नहीं, बल्कि वो उन समस्याओं की संरचनात्मक आलोचना, जिसे स्ट्रक्चरल क्रिटिक कहते हैं, वो करता है। यहाँ मुझे एक बहुत ही खूबसूरत चक्र पूरा होता हुआ दिखाई देता है। पंडित देवीदत्त शुक्ल ने जिस तरह लोकगीतों, पुरानी पांडुलिपियों और बैसवाड़ी को विलुप्त होने से बचाने का प्रयास किया था, आज 21वीं सदी के शोधार्थी भी तो ठीक वही काम कर रहे हैं, है ना? रूप बदल गया है, माध्यम डिजिटल हो गया है, लेकिन संरक्षण की भावना और आवाज उठाने की हिम्मत बिल्कुल वही है। बिल्कुल। आज के शोधार्थी थारू जनजाति की उपशाखाओं के बदलाव को साहित्य में सहेज रहे हैं।
वे जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समुदाय के मानवाधिकारों की आवाज बन रहे हैं। अगम बहे दरियाव जैसी पुस्तकों के माध्यम से लोक संस्कृति को दर्ज कर रहे हैं। और ये सब उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे मुमकिन हो पा रहा है जिसे कभी बहुत ही सख्त अनुशासन के साथ गढ़ा गया था। हाँ, वही शुक्ल जी वाला व्याकरणिक ढांचा। बिल्कुल। एक समय था जब साहित्य का मतलब केवल आदर्शवाद था, लेकिन आज ये उन आवाजों का मंच है जो कल तक पूरी तरह से मूक थी। और यही ज्ञान की असली विकास यात्रा है। अनुशासन और आजादी, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि पूरक हैं। सही कहा। ठोस व्याकरण के बिना भाषा बिखर जाती और नए विमर्शों की आजादी के बिना साहित्य एक ठहराव हुआ तालाब बनकर रह जाता। इस पूरी चर्चा को अगर एक सूत्र में पिरोया जाए तो हमने 1900 की शुरुआत की सरस्वती पत्रिका से लेकर 2026 तक के डिजिटल अपनी माटी आर्काइव तक का एक बहुत लंबा सफर तय किया है। एक बहुत ही ज्ञानवर्धक सफर। हमने देखा कि कैसे देवीदत्त शुक्ल जैसे संपादक शिरोमणि ने बिना आंखों की रोशनी के भी भाषा की इमारत खड़ी की, कैसे उन्होंने तंत्र विद्या को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए समाज से बगावत की जी, और कैसे आज का साहित्य उसी भाषा का उपयोग करके थर्ड जेंडर महिलाओं, आदिवासियों और किसानों की जमीनी सच्चाइयों का विमर्श कर रहा है। ये सफर इस बात का प्रमाण है कि इंसान की अभिव्यक्ति हमेशा अपने लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेती है। लेकिन इन सब तथ्यों और स्रोतों से गुजरने के बाद एक बहुत ही गहरी और शायद थोड़ी विचलित करने वाली बात उभर कर सामने आती है। एक ऐसा विचार जो हमारे भविष्य की तरफ इशारा करता है। अच्छा, वो क्या है? थोड़ा सोचकर देखिए। 20वीं सदी में देवीदत्त शुक्ल जैसे इंसानी संपादकों ने अपनी बुद्धि और सिद्धांतों के आधार पर यह तय किया कि क्या छपेगा। हाँ, उन्होंने भाषा और समाज को एक दिशा दी। फिर 21वीं सदी आई, जहां हाशिए के समाजों ने खुद आगे आकर यह तय किया कि क्या लिखा जाएगा। उन्होंने अपने विमर्श खुद गढ़े और मुख्य धारा को उन्हें सुनने पर मजबूर कर दिया। ये तो एक स्पष्ट प्रगति है। लेकिन अब भविष्य क्या है? आज जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं, एल्गोरिदम्स का दौर। राइट, जब वे ये तय कर रहे हैं कि हमारे मोबाइल स्क्रीन पर कौन सा लेख आएगा और कौन सा नहीं, तो एक सवाल उठता है, अगले 100 सालों के साहित्य का संपादक कौन होगा? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। क्या वो कोई इंसान होगा जिसमें शुक्र जी जैसी जिजीविषा और नैतिकता हो, या क्या वो सिर्फ एक अदृश्य मशीन होगी जो केवल क्लिक्स, व्यूज और मुनाफे के आधार पर साहित्य को परखेगी? क्योंकि अगर तकनीक ने संपादन का काम पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया तो उसके मानदंड बिल्कुल अलग होंगे। यही सबसे बड़ा डर है। क्या वो एल्गोरिथम उन हाशिए की आवाज़ों को, मतलब उन किसानों, उन आदिवासियों, उस थर्ड जेंडर समाज की कहानियों को मुख्यधारा में जगह देंगे, या फिर वे उन्हें किसी नए डिजिटल हाशिए पे हमेशा के लिए धकेल देंगे? बिल्कुल। जब सीस्मोग्राफ की सुई किसी मशीन के हाथ में होगी तो क्या वो समाज के असली दर्द को दर्ज कर पाएगी? ये हमें सोचना होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य के गर्भ में छिपा है। और इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज के इस विस्तृत विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। ज्ञान और विमर्श की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे कुछ नए स्रोतों और कुछ नई गहराइयों के साथ।